नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ आनंद जी और अभय जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे पिछले सप्ताह जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनके बारे में। आप दोनों लोग का स्वागत है। आनंद सर, जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले सप्ताह चला उसमें जो सबसे बड़ी एक खासियत या एक विशेषता सामने आई वो ये कि प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश जारी किया जेन जी के नाम से या आम लोगों के नाम से, जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त किया, खुद को और अपने माता जी को गाली दिए जाने पर दुख व्यक्त किया और यह कहा कि वो बच्चों को माफ करते हैं और वो चाहते हैं कि वो लोग सही दिशा में आए। मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि वो खुद एक विक्टिम कार्ड खेलने लगे और सारे के सारे आंदोलन के किए कराए को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। आप प्रधानमंत्री जी के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर कमल, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये जो नए बच्चे आए हैं इनकी क्लैरिटी हमारे आप और किसी से भी कई गुना ज़्यादा है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन पार्टी है, वो कौन है। धर्मेंद्र प्रधान अगर एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो जिम्मेदारी उनकी है और उनको इस्तीफा देना होगा। इसको जिम्मेदारी मान लीजिए, अकाउंटेबिलिटी मान लीजिए। अब कल जब मोदी जी ने ये काम किया है तो उन्होंने अपना परिहास, अपना व्यंग स्वयं उड़ाया है। पहले मैं इसको इसलिए क्लियर कर दूं कि ये माफी कौन किससे मांगनी चाहिए थी। माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए थी इन बच्चों से कि तुम्हें 36 दिन तक इस तरह से वो करना पड़ा, तुम्हें उपवास रखना पड़ा, तुम्हें मेरी वजह से ये हुआ। ठीक है, जैसे इन्होंने अच्छा, चक्कर क्या है कि मन इनका साफ नहीं है इन लोगों का, तो ये कभी भी खुले मन से कोई बात कर नहीं पाते हैं। अगर किसानों का आंदोलन भी था तो ये नहीं कहे थे कि भाई गलती हुई, ये कहे थे कि मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरी तपस्या में कमी रह गई, कुछ इस तरह की बातें किए थे। ये बिल्कुल साफ है कि माफी मोदी जी को मांगनी थी। मोदी जी बजाय माफी मांगने के केवल उनको ये नहीं कहे मैंने माफ कर दिया, उनको भला बुरा भी कहे, उनको धमकाए भी, उनको बताए कि अदालत के चक्कर लगेंगे, जेल चले जाएंगे, ये सब उन्होंने बातें कही। दूसरी बात, ये जो देखिए, ये थोड़ी क्लैरिटी करनी पड़ेगी। मैं गाली पे भी आऊंगा। मोदी जी को गाली दी जाती है कि मोदी जी की मां को गाली दी जाती है, ये जरा क्लियर कर लीजिए। गाली मोदी जी को दी गई है। अच्छी बुरी गंदी ओछी नालायकी जो भी है वो मोदी जी को दी गई है। ये मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं, उनकी मां को गाली दी गई। तो एक एक तो बात ये रह गई। मैं इसी पे एक चीज और कह दूं, जब गाली की बात चल रही है डॉक्टर कमल, मेरे हिसाब से मोदी जी ने जितनी बड़ी गाली अपनी मां को दी थी, मेरी मेरी जानकारी में जीव किसी पुत्र ने अपनी मां को नहीं दी होगी। जब वो नॉन बायोलॉजिकल अपने को बोल रहे हैं तो वो अपनी मां को गाली दे रहे थे। मैं इसलिए इसको इसको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये मतलब आप अपनी मां को, आप जिंदा हैं, आप कल के दिन आपकी मां जिंदा, आप कहिएगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप कहना क्या चाहते हैं भाई? या आप कहना क्या चाहते हैं? तो ये मेरा मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो मोदी जी भद्दी हरकतें करते हैं, मोदी जी को समझ ही नहीं आता है। अब मोदी जी जो बच्चों को डरा रहे हैं, उनको शायद एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि ये वो जनरेशन है, नहीं डरती है, वो नहीं डरती है। मैं आप भी अब पिता हो गए हैं, अभय जी भी, हम सब लोग ग्रैंडफादर और उस वाली कैटेगरी बच्चा। देखिए, मैं फिर से कह दूं, मैं मेरे जब पुत्र थे या मेरी पुत्र थी या मेरे जो पिता थे, अगर वो कहते थे कि भाई मना कर दिया नहीं जाना है, तो आप ये नहीं पूछते थे क्यों नहीं जाना है। आज मेरी जो 10 साल की वो है, वो पूछे क्यों नहीं जाना है। वो आपके इससे नहीं कहेगी कि मैंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना है। अगर उसको जाना है प्रोटेस्ट हो जाएगी। और मुश्किल क्या हो गई है कि ये जो जेनजी वाला है, जन अल्फा, मतलब जो 1900 2010 से 2025 के बच्चे हैं, वहां घुस गया है और ये सब सड़क पे आ रहे हैं। और ये फतेहपुर जैसी छोटी जगह, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार के छोटे छोटे जगहों में ये बच्चे वहां बाहर निकल के आ रहे हैं। कैसे रोकिएगा इनको? तो मोदी जी जो ये फूहड़पन कर रहे थे कि मैं उनको ये कर दूंगा, भद्दी बात, भद्दी गाली, भद्दा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मोदी जी कितने भद्दे हैं पूरे देश को पता है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं सबको पता है। मोदी जी ने कल बहुत बेवकूफी की बातें की है। मैं बेवकूफी बोल रहा हूं, मैं इसलिए बेवकूफी बोल रहा हूं। अव्वल, मैंने जितना देखा है, मैंने जितने वीडियो देखे हैं, अगर वो 100 वीडियो हैं तो 99 वीडियो में मोदी जी को कोई गाली नहीं दी गई। हो सकता है वो एक वीडियो का मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, हो सकता है वो वीडियो मैंने नहीं देखा हो। मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें मोदी जी को गाली नहीं दी गई। हाँ, मोदी जी का मजाक, मोदी जी का हास्य, मोदी जी के पे व्यंग, ये जरूर किया गया है। मोदी जी के ऊपर कोई गाली नहीं। मोदी जी अगर कुछ कुछ हरकत करते हैं तो वो व्यंग सहने को तैयार रहना चाहिए।
तो वो व्यंग कर रहे हैं बच्चे, वो हास्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने मोदी जी के माँ को एक गाली दे रहे हैं। अब मोदी जी के कान में जाके कोई उनका दोस्त ही गाली देता हो मोदी जी की माँ को, तो हम लोग क्या करें इसके लिए? हमने तो सार्वजनिक रूप से एक भी ऐसा अभी तक नहीं देखा जहां पे मोदी जी की माँ को गाली दी जा रही। तो ये एक तो मोदी जी, मतलब मोदी जी खट से बिना आंख झपकाए झूठ बोलने लगते हैं। दूसरी बात में जरा एक चीज और समझ लो, अबे भाई ये मानसिकता है ना, ये इतनी खराब मानसिकता है, मुझे लगता है कि इसको ठीक करना जरूरी है। अगर कोई चीज गलत है, मेरी नजर में गलत है, मान लीजिए मेरी नजर में गलत है, वैसे जैसे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है जब टीवी चैनल पे या कहीं पे आप अंग्रेजी वाले चैनल पे जाते हैं और वो एक एंकर जो 25-30 साल का, यस अभय, नो अभय यू टेल मी अभय, वो अभय अभय करता है, तो भाई मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसको मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। लेकिन इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होती है। मोदी जी बार बार वहां कह रहे हैं लड़कियों ने भद्दी दी, लड़कियों ने भी, अरे भाई वो अगर गाली भद्दी है अच्छी, वो लड़का दे या लड़की दे। अगर अगर कोई 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 भाई मुझे वो फटी हुई जीन्स मुझे बहुत खराब लगती है, तो मेरा लड़का पहने चाहे लड़की पहने, मुझे दोनों जगह मेरा खून जलेगा। तो ये कहना है लड़कियों ने, ये तो मोदी जी का ये जो बायसनेस टुवर्ड्स वुमेन है वो भी बहुत खुल के आता है। अब मैं जरा इस पे इसलिए इस पे बात करना जरूरी है कि मोदी जी शायद अभी भी इसके मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी जी, अब ये जो जनरेशन है ये आपसे गाली गलौज की बात नहीं है, ये उसके आगे जा चुका है। लोग जो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन ने की है, दो चीजें की हैं। एक, आपसे अब जवाबदेही मांगी जा रही है, आपसे नहीं सबसे जवाबदेही मांगी, अकाउंटेबिलिटी। लोग जिम्मेदारी पूछ रहे हैं कि कहां जिम्मेदारी बताइए किसकी है। और दूसरी बात जो मोदी जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना कि जेल जाना पड़ेगा और मैंने माफ कर दिया और जीवन खराब हो जाएगा, ये लोग डरते नहीं है, डर निकल चुका है। और उन बच्चों ने केवल डर उन बच्चों का नहीं निकला है, उन बच्चों ने पूरे देश का डर निकाल दिया है। उन बच्चों ने, मेरे अंदर अगर थोड़ा डर था तो वो निकाल दिया है। तो मोदी जी ने उस दिन एक बड़ी कोशिश की और वो मेरे ख्याल में कहीं से भी उसका कोई वो नहीं है, गाली दी नहीं गई थी और मोदी जी बिना बात के बच्चों के मुंह में गाली डाल रहे थे। डॉक्टर कमल। अबे सर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही संसद से गायब हैं, कभी भी वो दिखते नहीं हैं। तो इस संदर्भ में दो बातें कही जाती हैं, जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि उनके अंदर एक घबराहट है, और दूसरी बात जो कि आमतौर पे गोदी मीडिया में या उनको थोड़ा सम्मान से देखने वाले लोग कहते हैं कि वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और वो ऐसी तैयारी होगी जिससे विपक्ष का मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। हम अभी मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति को किस रूप में देख सकते हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या देखिए, सोच मैं रहे भी हैं? ये मानता हूं कि मोदी जी और अमित शाह यूं ही नजारे से गायब नहीं है, बल्कि वो वास्तव में कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। पीठ पीछे वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये एक अलग बात है। मैं आनंद जी की बात से सहमत हूं कि अब वो कुछ भी कर लें, उनको कामयाबी वो नहीं मिलेगी जो पहले मिल जाया करती थी इस प्रकार की हथकंडेबाजी से, क्योंकि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा घटित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सब लोग सन्न रह जाएं, जिससे जो जंतर मंतर पे हुआ वो एक छोटी घटना बन के रह जाए। लेकिन वो केवल विपक्ष को स्तब्ध कर देने की ही कोशिश नहीं है उनकी होगी इसमें, वो अपनी पार्टी को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं, वो अपनी सरकार को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी स्तब्ध कर देना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता यह है कि अब पार्टी भी उस तरीके से उनके कब्जे में नहीं है। नितिन गडकरी वाला मसला है, नितिन गडकरी ने जिस तरह से बंबई हाई कोर्ट में मुकदमा डाला और कहा कि भाई मुझे इससे क्या मतलब है, ऐसे इथेनॉल वाले मामले से, ये तो कैबिनेट में फैसला हुआ था। तो एक वरिष्ठ मंत्री ये थोड़ा कह सकता है कि कैबिनेट में हुए फैसले से उसको कोई मतलब नहीं है। वो ये कह सकता था उसमें केवल कोई कि ये कैबिनेट का फैसला है और इसमें जवाबदेही जो है वो इसके संबंधित मंत्री से ली आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनके 80 पेज के इस्तगासे में ये बात कही गई है, वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है इथेनॉल वाले मसले में। तो ये एक महत्वपूर्ण है जो कि अच्छा, दूसरे जो आरएसएस के कुछ मामलों की, अंदरूनी मामलों की जानकारी रखते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को पता चल रहा है कि कोई वरिष्ठ नेता कोई है, कोई वरिष्ठ मंत्री है जिसके परिवार की तरफ से काकरोचों को कुछ फंडिंग भी हुई है। अच्छा, अब वो
जब इसकी इस बात को लेकर मैंने अब वीडियो बनाया तो उसको 4.5 लाख लोगों ने वीडियो को देखा। अच्छा, तो ये चीज जो है वो सीधे सीधे नितिन गडकरी की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि उन्हीं के परिजन हैं जो कि जिनकी कंपनी का टर्नओवर मुनाफा जो है वो 2024 में 2 या 4 करोड़ के बीच में होता था, अब 500 प्लस है, 500 करोड़ प्लस है। तो उसके खिलाफ भी अंदर अंदर जांच चल रही है। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हो सकता है कि अपने मंत्रिमंडल में धमाकेदार ऐसे कुछ परिवर्तन करें जिससे बिल्कुल पूरा भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहम जाए और अभी की घटनाएं जो हैं वो मामूली छोटी घटनाएं लगने लगें। कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कोई धमाका कर सकते हैं मोदी जी, कोई ऐसा नीतिगत धमाका कर सकते हैं मोदी जी जो जिसकी अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे बौद्धिक क्षितिज के ऊपर वो कल्पना है ही नहीं, वो संभावना है ही नहीं मौजूद। तो कर तो निश्चित रूप से वो कुछ इस तरह का कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ये मानना मेरे ख्याल से गलतफहमी होगी कि वो चुपचाप सहमे हुए कोने में दुब के बैठे हुए या कोई साजिश नहीं कर रहे होंगे या कोई बड़ी तिकड़म नहीं सोच रहे होंगे। ये चीज जरूर मुझे आश्चर्य लगती है कि जो अमित शाह की खामोशी है। देखिए, अमित शाह को राहुल गांधी ने तो बहुत आड़े हाथों लिए ही आरोपित किया, साफ तौर पर कहा कि ये जिम्मेदार हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे तर्क दिए जो कि लाजवाब कर देने वाले तर्क हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो उससे कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि उनको उनके कमरे से खींच के निकाला जाएगा। जी, आमतौर पर इस तरह की भाषा अमित शाह के लिए बोली नहीं जाती, और बोली जाती है तो बर्दाश्त नहीं की जाती। और अमित शाह का कोई बहुत ज्यादा बचाव नहीं हो रहा है। देखिए, इस पूरे मसले में क्या कोई केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बचाव कर रहा है? नहीं कर रहा है। बचाव में कौन उतरे हैं? बचाव में उतरे हैं आपके धूमल साहब के बेटे, जो मंत्री नहीं है, वो बचाव में उतरे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये नई परिस्थिति है, ये सरकार के लिए एक नई घटना है। अच्छा, हो सकता है कल, आज हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, कल सोमवार है, कल सारे विश्लेषण ये लोग भूल जाएं तुरंत, क्योंकि दोनों आए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदनों में आए और उसके बाद अपनी बात जोरदारी के साथ कहें, जवाब दें, फिर गोदी मीडिया उनकी लय पे झूमने लगे। ये सब हो सकता है, ये सारी संभावनाएं हैं। जहां तक काफी कुछ हो सकता है ये। लेकिन इतना ज्यादा सदन से लगातार गैरहाजिर होना, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का कोई जवाब नहीं देना, ये कुछ जरूर कहता है कि ये सरकार उस तरीके से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त नहीं है जिस तरीके से ये जंतर मंतर वाले कार्यक्रम से पहले स्वस्थ और प्रसन्नचित्त लग रही थी। उस वक्त तो 2/3 बहुमत की तरफ दौड़ रही थी ना सरकार। ये आज तो उस 2/3 बहुमत का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। जरूर एक बहुत जबरदस्त धक्का इस सरकार को लगा है, और उस धक्के से अच्छा, दूसरे मोदी जी को यह भी लगता है कि भाई अमित शाह का जो सूचना तंत्र है, सरकार का जो सूचना तंत्र है, आईबीस और सीबीआई वगैरह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सूचना तंत्र है, इनपुट है स्वयंसेवकों की तरफ से आने वाला, ये सारी चीजें मिलके भी ये क्यों नहीं बता पाई कि 20 तारीख को 50,000 से 1 लाख लोग आ जाएंगे दिल्ली में। अच्छा, और जहां तक हम लोग समझते हैं, जो बच्चे आए वो केवल बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चे आए थे, उनके परिवार भी या तो खुद मौजूद थे या उन बच्चों के पीछे उनके परिवार भी खड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि घर से लड़के बच्चे आ गए हों और वहां पे आंदोलन कर रहे हों, मतलब माँ बाप डांट रहे हों, कहाँ फंस गए हो चक्कर में। ये तो उनके परिवारों का भी उसके पीछे सपोर्ट है। तो ये इस तरह से एक विशेष किस्म की घटना है, जिस घटना के बारे में वे लोग कोई पूर्वानुमान लगाने में नाकाम रहे। जो राजनीतिक घटनाक्रम को प्रबंधित करने के उनके जो पुराने तौर तरीके हैं, उन पुराने तौर तरीकों से ही वो काम चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः वो पुराने तौर तरीके नाकाम रहे। एक चीज मोदी जी की जरूर समझ में आई कि भाई हम लोगों ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्होंने नमूने के तौर पर खुद इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज उनकी समझ में आई कि भाई जैन जी प्रकोष्ठ खोल दिया जाए कोई बीजेपी के अंदर, तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, जब चाहेंगे तब खोल देंगे, शायद खोल ही दिया हो प्रकोष्ठ। तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों को हमें लगातार डिकोड करते रहना पड़ेगा,
और मैं मानता हूं कि सरकार के भीतर कुछ भी सब कुछ ठीक नहीं है और आपस में लोगों के बीच में विश्वास भी भंग हुआ है। मोदी जी अब इतना अमित शाह उनके उस तरह के सिपहसालार भी शायद नहीं रह गए हैं जैसे सिपहसालार पहले कभी हुआ करते थे, कुछ दिन पहले तक हुआ करते थे। अब दोबारा क्या सरकार उसी पहले ऐसी ही एकता की तरह निकल कर सामने आएगी या इस प्रकार के अंतर्विरोध विरोधाभास हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे कुछ नई बात कहते रहेंगे? कमल। अनंत सर, अभय सर भी अभी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमित शाह उस तरीके से नरेंद्र मोदी के सिपहसालार नहीं रह गए हैं जैसे पहले थे। आपने भी पीछे कार्यक्रम में ये कहा था कि जब कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने और इस पूरे मामले को सुलझाने की बात आई, तब नरेंद्र मोदी ने कुछ दूसरे मंत्रियों का सहारा लिया और अमित शाह को पीछे किया। तो कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि क्या ये नई तरह की कयासबाजी है या इसके पीछे और कोई ठोस तथ्य हैं? तो कुछ ठोस तथ्यों की तरफ आप और इशारा कर सकते हैं जिससे ये कहा जाए कि सच में कुछ रिफ्ट या कुछ तनाव है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच? नहीं, तनाव और वो नहीं, देखिए 2-3 चीजें जैसे मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, जो जो वोट, जिसके पास लाने की क्षमता है जिसका चेहरा आगे करके वो 1 नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी जी, 11वें नंबर पे वहां योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। उसके बाद अलग अलग लोग हो सकते हैं कि कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई, लेकिन जिसका चेहरा देख के अगर वोट आ रहा है उसमें मेरे ख्याल में पहले 100 की लिस्ट में भी अमित शाह नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चेहरा देख के वोट कह रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देख के वोट आता है, केशव मौर्य का चेहरा देख के वोट आता है, मतलब मैं अगर उत्तर प्रदेश का देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देख के वोट आता है, लेकिन अमित शाह का चेहरा देख के वोट आता है। मुझे तो भाई ऐसा कोई नहीं मिला जो अमित शाह का चेहरा देख के वोट दे रहा। नरेंद्र मोदी का बिल्कुल उनके भक्त हैं, आज भी हैं। वो ये मानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं देश के लिए अच्छा करते हैं, वो एक अलग है। अब आ गए अमित शाह साहब। अमित शाह साहब जो हैं वो जोड़ तोड़ वाले हैं, मतलब वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, किसको डांटो, किसको मारो, किसको वो करो। मैं भी अभय जी की इस बात से मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने इतने कारीगरी से इंजीनियरिंग करता है कि मतलब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, नीचे से सारे लोगों को ही गायब कर दिया और उद्धव ठाकरे देखते रह गए। गायब भी नहीं कर दिया, 30-40 एमएलए को बॉर्डर क्रॉस करा के सूरत पहुंचा दिया। आप हर जगह देखिए, ममता बनर्जी, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर लोग रहते हैं इनको एक कोई डोजियर कोई वो एक रोज मिलता है जहां बताया जाता है कि भाई कैसी चीजें चल रही हैं, आपके पक्ष में है क्या है कोई। इनको क्या हुआ, ममता बनर्जी के नीचे से सारे एमपी एमएलए गायब कर दिए। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ये माना जाता था कि वो है, उसकी ये सूचना तंत्र कैसे गड़बड़ हुआ। तो एक चीज तय है, ये जो उसी पार्टी के लोग हैं वही आके इधर की सूचना उधर देते हैं। जो इनका रेगुलर तंत्र है वो बिल्कुल फेल है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो जंतर मंतर हो। मैं 1-2 चीजें इसलिए और कर दूं, वो अनुराग ठाकुर का तो मामला ये है भाई कि अनुराग ठाकुर उनके लड़के के लोकल गार्जियन है, ये याद रखिएगा जब भी कोई हो, क्योंकि वो क्रिकेट में जहां बैठे हुए हैं उनके लड़के, अगर ये धूमल साहब के लड़के वहां ना बैठ उनको उनके लोकल गार्जियन जैसे एक्ट करें तो उनकी कितनी क्षमता है सबको पता ही है। बार बार वो क्षमताएं दिखती हैं कि वो कितने क्षमतावान है, कितनी अच्छी गेंद, कितनी तेज गेंद फेंकते हैं और कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये हम सबको पता है। मैं और 1-2 चीजें और मैं कहूंगा, वो डराना धमकाना तो भाई देखिए मानवीय स्वभाव है, हम सब डरते हैं, लेकिन शायद एक एज के बाद डरना शुरू करते हैं जब किसी के पास कुछ उनको लगता है ना कि कुछ है। हम 24-25 साल तक कौन डरता था? अभय जी तो चले गए थे जेल, तो अगर आज कोई कहे कि जेल भेज दिए जाओगे तो हम देखेंगे अच्छा नहीं भाई ये क्यों काम ऐसा करेंगे जेल भेज दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डरते नहीं है, लेकिन हम सब लोगों में एक रीजनिंग आ जाती है। इन बच्चों में रीजनिंग नहीं, इन बच्चों में बिल्कुल क्लियर बात है कि हमें बताओ। अब जो आप ये कह रहे हैं कि इनका ये सारे इंडिकेशंस ये हैं कि आज उत्तर प्रदेश को लेके कोई आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट कोई खराब वो आया रिमार्क पिछले 1.5-2 महीने से? नहीं तो लगातार बैठ के अमित शाह का एक काम रहता था कि इससे कुछ करवाओ, इससे कुछ करवाओ, मतलब वो लगातार एक स्कीमिंग करते रहते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट। आपने कोई रिमार्क देखा? आपने अच्छा ये घूम रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ये पूना कल गए हैं,
लोकमान्य तिलक सम्मान अवार्ड अजीत डोभाल साहब को मिला है। मतलब वो भी एक मुझे अजीब सी चीज लगी कि अजीत डोभाल अब उस लायक हो गए हैं, लेकिन अब मिला तो मिला। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजीत डोभाल को कहां पहुंचा रहे हैं। 2023 में वो अवार्ड अगर आपको याद हो तो शरद पवार साहब उसमें हो गए थे और नरेंद्र मोदी जी को 2023 में मिला था। पिछली बार गडकरी को मिला है, इस बार अमित शाह ने वहां जाके दिया है। लेकिन अमित शाह जो अपना काम करते हैं उसमें वो काफी सिद्धहस्त है। सोनम वांगचुक अब पूरी तरह से बीजेपी की धुन पे डांस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है। एक और आदमी सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनको कितना अच्छा लग रहा है। मतलब उनके लिए तो सबसे अच्छी ये थी कि सोनम वांगचुक अनशन करते रहते, तबीयत और बिगड़ी रहती, ये बाहर का मोर्चा संभाली रहती तो नेता रहती है। और ये हमने हाल के दिनों में 2-3 नेताओं की पत्नियों को देखा भी था, नाम लेना इसलिए ठीक नहीं, सब लोग जानने वाले हैं, कि जब जेल में उनके पति थे तो वो बहुत ही अच्छे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि जेल ही में रहते तो अच्छा था, यहाँ स्टेज था, भाषण, वो नेताजी हो गई थी। तो ये जो एक कुचक्र रचने का है, जो कूटनीति है, वो काम तो करने में अमित शाह ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ आप कूटनीति नहीं कर सकते। मैं अभय भाई की इस बात से तो मैं मानता हूं कि लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अभय भाई क्या है ना कि ये भी तय है कि जब ये आज नहीं तो कल ये जब संसद में आएंगे, आना पड़ेगा, आज आए, कल आए, परसों आए, नरसों आए, तो ये बहुत ही ये बिल्कुल इस तरह से नहीं आएंगे कि हम भाई बच्चों के लिए गलती हो गई थी। ये बिल्कुल चिंघाड़ते हुए आएंगे और मोदी 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 इस तरह के नारे भी लगवाएंगे, और फिर ये कुछ खड़े होके कुछ वो भी करेंगे। लेकिन इस समय आक्रामक है वो। और मुझे अभय भाई एक दो चीजें मैं छोटी छोटी बता दूं फिर खत्म करूं। ये जो जितना डिले कर रहे हैं बाहर आने का, फेस करने का, वो खामखा के लिए, मालूम नहीं आपने कभी घर बनवाया कि नहीं, घर बनवाइए तो सीमेंट जब लगता है तो उसमें तरी करनी पड़ती है, उसको सीमेंटेड करने के लिए उसमें मजबूती आती है। ये विपक्ष की जो जो एकता है उसको और सीमेंटेड करते जा रहे हैं, नहीं तो विपक्ष इतना एक नहीं था। अगर ये तुरंत आ जाते तो विपक्ष का हर एक का अलग अलग अपना एजेंडा है, और 2 एजेंडे अभी और जो चलने हैं जिसपे अभी काम नहीं हुआ है उस पे एक तो एथेनॉल है। एथेनॉल से पहले हमारे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से अखिलेश यादव को ये लगता है कि नहीं, मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो भी इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चढ़ावा चोरी को लेके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बहुत ही सेंसिटिव थी। कल जो वहां पे कुछ हुआ उसमें भाई अगर एक पार्टी जो देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, अगर वो ये मान रही है कि इससे बहुत सेंसिटिव है, सबको मानना पड़ेगा विपक्ष में। तो वहां पे एक स्किट टाइप हुआ, उसमें पप्पू यादव पुजारी बन के कुछ किए और वो चंदा लेके भग गए, चढ़ावा लेके भग गए। आज उस पर मुकदमा हो गया है बनारस में किसी ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पे मुकदमा किया है। मुकदमा बैकफायर करेगा, अवधेश प्रसाद या पप्पू यादव पे मुकदमा बैकफायर करेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जब भी मैं भाई एक चीज आपसे जरा आपसे समझ लूं, क्योंकि इतना लंबा आपका अनुभव है। ये लोग गैर हाजिर हैं तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्कीमिंग कर रहे होंगे, या मान ली राहुल गांधी की बात मान लें कि डर के मारे नहीं आ रहे। ये ओम बिरला जी क्यों नहीं आते? ओम बिरला जी का इलेक्शन इस वजह से हुआ है। ओम बिरला जी को तनख्वाह इस बात की मिलती है कि आप वो 1 मिनट आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो आते ही नहीं 12 बजे। अरे भाई, बीमारी आराम हो, आप कहीं कुछ चल नहीं फिर नहीं पा रहे हो, घर में कोई तबीयत खराब हो तो मत आइए। वो आते हैं, वो नहीं आते हैं संसद में। मैं जरा इस पे भी समझना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता है कि ये ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू कम एंड सिट इन दैट? लंबा सेशन चल रहा है कि 6 घंटे का 8 घंटे का, तो आपने भाई 1-2 घंटा आप बैठे, फिर आपने कहा 2 घंटे 2.5 घंटे बाद जरा जा रहे हैं। इतना लंबा क्लास डॉक्टर कमल भी नहीं ले पाएंगे कि 6 घंटा थोड़े ही लेंगे। अरे एक रिलीवर आ गया, ये कहाँ गायब रहते हैं? ये डांट, जैसे हमारे जानने वाले कहते हैं कि इनको सिर्फ लगातार डांट पड़ती रहती है, क्योंकि ये जाते हैं तो इतनी डांट खाते रहते हैं कि इनका मिजाज ही नहीं रहता। ये इतना थक चुके होते हैं डांट खा खा के, क्योंकि 2 लोग लगातार इनको डांटते रहते हैं। अब मालूम नहीं, अब इनको, क्योंकि यहाँ इन लोग आपसी उसमें क्या करते हैं, डांटना ही सिर्फ करते हैं, उठक बैठक करवाते हैं, क्या क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं जरा इस पे एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि ओम बिरला जी इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू कम एंड स्टे इन पार्लियामेंट? ये भग जाना क्या है, ये उनके लिए, ये मतलब हमारे पैसे से चल रही है पार्लियामेंट, ही इज गेटिंग मनी आउट ऑफ आवर मनी, वो कहाँ गायब है? अबे भाई जी,
जी अवश्य। देखिए, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ओम बिरला को अपना अधिकतर समय जो है, वो जो लोकसभा अध्यक्ष की पीठ है, उसके ऊपर गुज़ारना चाहिए और वहाँ पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। लेकिन अपने इस कार्यकाल में ये बात सही है आपकी कि वो लगातार दूसरे उनके सहयोगी हैं, जिनको ये ज़िम्मेदारी मिली हुई है, उनकी अनुपस्थिति में वो सदन का कार्यकाल चलाएँ, उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं और खुद बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि उनको लगातार डाँट पड़ती रहती होगी। मैं बिल्कुल पक्का यकीन है, क्योंकि वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, ओम बिरला की, और उनको काफ़ी विकट सदन में परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी बिल्कुल हालिया मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जिस वक़्त राहुल गांधी स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त, इन 3 कैटेगरीज़ की व्याख्या कर रहे थे, उस वक़्त ओम बिरला साहब और बीजेपी वाले चीख-चिल्ला रहे थे। तो ओम बिरला साहब, बीजेपी की तरफ से निर्देश तो ये था कि भाई राहुल गांधी को रोकिए मत, आप बोलिए, बोलने दीजिए। लेकिन ओम बिरला साहब राहुल गांधी को बोलने से रोक नहीं पाए। क्योंकि उनकी ये समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये आदमी तो बीजेपी वालों का नाम ले रहा है, ना नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, ना अमित शाह का नाम ले रहा है, ना आरएसएस का नाम ले रहा है, उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, इशारा भी नहीं कर रहा है। इसको हम कैसे रोक दें? तो वो बीजेपी वालों से उनको शांत करने के लिए इशारा करते रहे। फिर राहुल गांधी ये बोले कि भाई प्रतिपक्ष के नेता से हमारा अनुरोध ये है कि वो इस मसले के ऊपर बोलें, इसके ऊपर बात हो रही है, और इधर-उधर की बात ना करें। इतना बोल पाए राहुल गांधी, लेकर अपनी बात कहते रहे। तो राहुल गांधी को बोलने से रोकने में उनकी जो अक्षमता थी ओम बिरला की, इसलिए उनकी फिर डांट पड़ी होगी वहां पर। फिर डांट पड़ी होगी तो फिर वो खिसिया के नहीं आए होंगे। यही मसला रहा होगा। जी। एक आखिरी सवाल में जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे? मैं ये कह रहा था, आखिरी सवाल जब भी आप कर लीजिएगा, आखिरी के बाद एक मेरा सवाल बांकीपुर पे भी हम लोग 2 मिनट, क्योंकि वो एक कल ही उसके गिनती है, तो वो एक जी, जी, इम्पोर्टेंट जी। चीज होगा। जी, नहीं, आप पहले अपना आखिरी सवाल कर लें। मेरा सवाल ये है कि जो वादा किया था कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार ने, उसमें से एक तो पूरा हुआ और 2 वादे ठीक से पूरे नहीं हुए। जो जिन विद्यार्थियों ने आत्महत्या की थी, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपया मिला है, इसकी कोई सूची सरकार की तरफ से नहीं आई है। और दूसरा ये कि केस मुकदमेबाजी भी जारी है कई जगहों पर। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम ये देख सकते हैं कि फिर से कोई आंदोलन शुरू होगा, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की भूमिका हो चुकी है, अब वो कुछ बड़ा करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं? आनंद सर, आप इस बारे में कुछ कहें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का अपना अपना रोल था। वो रोल सोनम वांगचुक निभा के चले गए। इस समय जो कॉकरोच जनता पार्टी है, अभी वो ये आप नहीं कह सकते वो इर्रेलेवेंट हो गई है, लेकिन वो अंडर प्रेशर तो आ ही गई है। अंडर प्रेशर ये आ गई है कि उसको अगर छात्रों के हिसाब से अगर वो काम नहीं करेगी तो वो भी इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। उनको अपने को रेलेवेंट रखने के लिए, और उसमें उसमें लोग हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा, स्मार्ट लोग हैं, तेज लोग हैं। अब अगर वो अपनी धारा को बदल सकते हैं, और एक जो उनके ऊपर टैग लग रहा है कि भाई वो किसी के कहने पे अपने को कैलिब्रेट करते हैं, ऐसा मैं ये मानता हूँ कि समय ने उनको, मतलब वक्त ने एक बार उनको फिर ये मौका दे रहा है कि वो एक बड़े बड़े आंदोलन के में कहीं ना कहीं एक बड़ी भागीदारी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो आंदोलन है ना, इसको ना कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत है, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, इन सबकी नहीं जरूरत है। लीडरशिप के रूप में शायद राहुल गांधी उनकी बात को ठीक से रख रहे हैं। उनके पास कांग्रेस पार्टी रहे ना रहे, उनकी उनकी बात को ठीक से रख रहे हैं। तो अब किसी किसी इंडिविजुअल की इतनी अहमियत नहीं रह गई है। हाँ, राहुल गांधी के रहने से ये ज़रूर है कि वो जोरदार ढंग से अपनी बात कहते हैं, लोगों का उनमें विश्वास है। तो इसलिए अब चाहे दिप्के साहब हों, चाहे सौरभ दास हों, चाहे कोई भी हो, मुझे इसलिए अजीब सा लग रहा है कि ये सारे लोग ये लोग तुरंत भागे-भागे उसी गोदी मीडिया की गोद में जाके फिर बैठ गए हैं। मतलब इन लोगों को अभी हमारा आप फ़ोन करिए अभिजीत दिप्के को या सौरभ दास को या किसी को, हम लोगों ने बहुत शोज़ किए इस पे। आपको हमको समय मिलने में आनाकानी होगी। मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, मतलब मैंने प्रयास नहीं किया है, क्योंकि लेकिन ये कहीं न कहीं उस तंत्र का हिस्सा तो बनते ही जा रहे हैं। डॉक्टर कमल। अब हम थोड़ी बात बांकीपुर विधानसभा की भी कर लेते हैं। वैसे तो ये माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर माना जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन इस चुनाव की संभावनाओं को आप हमें सर कैसे देखते हैं? क्या ये सच में
बहुत एक वाटरसेड वाला चुनाव है। देखिए, अगर ये जीत गए प्रशांत किशोर, तो ये उसी तरह का उपचुनाव होगा जो 1960 के दशक में चुनाव हुए थे। 60 के दशक में जब कांग्रेस के खिलाफ असंतोष था, तो उन कुछ उपचुनाव हुए थे। इसमें एक डॉक्टर लोहिया ने लड़ा था, एक आचार्य कृपलानी ने लड़ा था, एक दीनदयाल उपाध्याय लड़ा था। उसमें उपाध्याय जी हार गए थे, बाकी लोग जीत गए थे। तो जनसंघ को कुछ नाराजगी भी हुई थी कि भाई हमारे आदमी को हरा दिया, आप लोग खुद जीत गए, समाजवादी जीत गए। लेकिन उन और सीएसडीएस का जो निर्वाचन क्षेत्र अध्ययन था, वो उन चुनावों के अध्ययन से ही शुरू भी हुआ था। बड़े बड़े रजनी कोठारी, योगेश अटल, ऋषिकेश मारू, ये सब लोग गए थे उन निर्वाचन क्षेत्रों में उनका अध्ययन करने के लिए कि वहां हो क्या रहा, घटित क्या हो रहा है। सीएसडीएस की स्थापना 63 में हुई थी और 63 के बाद ही मतलब ये चुनाव भी हुए थे। और उसके बाद जब बड़े चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस 10 राज्यों में हार गई और गैर कांग्रेसवादी राजनीति की शुरुआत हुई, जो कि मेरे ख्याल से इस देश के लिए एक बड़ी गेम चेंजर साबित हुई। तो अगर बांकीपुर में कुछ ऐसा उलटफेर हो गया कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा, एक ऐसा संकेत होगा जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब जब घटित हो जाएगा तभी उसको डिकोड हम लोग कर पाएंगे, लेकिन उसकी हैसियत उन उपचुनाव जैसी होगी जो 60 के दशक में हुए थे। कभी कभी उपचुनावों के हारने से, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि एक बहुत मशहूर उपचुनाव अखिलेश यादव की पार्टी ने जीता था 2019 से पहले, गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर का उपचुनाव जीता था। उससे भी कहा गया था कि ये कुछ खास तरह का असर पड़ेगा वगैरह, लेकिन वो जीत केवल जीत ही साबित हुई, वो आगे कुछ नहीं हो पाया उसके अंदर। तो ये सब बातें देखने की हैं। अब आनंद जी इसके ऊपर कुछ कहें। जी जी हाँ। नहीं, मतलब आपने बहुत पुरानी याद कर दी। डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद से जीत के आए थे, अगर मुझे ठीक याद पड़ता है। और आचार्य नरेंद्र, आचार्य कृपलानी आए थे। मैं एक चीज इम्पोर्टेंट और याद दिला दूं, क्योंकि ये 2019 नहीं मुझे ठीक से याद है 1959 या मतलब वो 68, 69, 67, ये वही वो है। टीएन सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, संवित सरकार बनी थी, उसके मंत्री बनाए गए थे टीएन सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, और वो मानी राम से गोरखपुर ले जाए गए थे। 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीत लेना था, वो हार गए थे जी। और वो चुनाव उनको रामकृष्ण द्विवेदी नाम के एक कांग्रेस के एक उन्होंने हरा दिया था, जहां पे यही मठ था और दिग्विजय नाथ जी उसके उस समय महंत थे, और उनका चुनाव चिन्ह घोड़ा था। और ये कहा गया था कि बाबा ने घोड़ा बेच दिया, और पूरा मठ जो था त्रिभुवन नारायण सिंह के पीछे खड़ा था। ये सारे लोग खड़े थे, मेरे परिवार के लोग भी खड़े थे उस समय इनको जिताने के लिए, और वो टीएन सिंह चुनाव हार गए थे। और उसने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चुनाव शायद जब इतिहास लिखा जाता है तो उसको नहीं, उसने शायद प्रदेश देश की दिशा जरूर बदली होगी, लेकिन आज टीएन सिंह का नाम भी उस चुनाव के को कोई बात याद भी नहीं करता है। लेकिन अगर टीएन सिंह को चुनाव जीत गए होते तो प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति कुछ और होती। लेकिन मैं अभय भाई एक चीज ये मानता हूँ कि मैं थोड़ा अलग इसलिए मान रहा हूँ, और मैं इसको 63 के साथ ज्यादा इक्वेट करूंगा। प्रशांत किशोर का मुझे कभी कभी लगता है या तो तुम अपने को अपना रोल डिफाइन कर लो कि तुम नेता बनना चाहते हो कि तुम कंसल्टेंट बनना चाहते हो, वो डिफाइन कर लिया है शायद प्रशांत किशोर ने। वो अब पिछले 4 साल से वो केवल नेता के रोल में है, गांव की खाक छान रहे हैं। और हम सब लोगों को कहीं कहीं होता था कि इतना पैसा कहाँ से आता है, ये क्या आता है, ये सब डाउट थे। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो लेकिन जो एक मुश्किल की बात है, मुझे थोड़ा सा अभी भी है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। बिहार का रेगुलर वोटिंग परसेंट 65, 66, 67% है। बांकीपुर में हरदम 35 से 40% ही वोट पड़ते हैं। इस बार भी वो 35-36% वोट पड़े हैं। तो या तो इसका मतलब बहुत से वहां माइग्रेंट, वहां नाम तो वहां पे है, घर वहां पे है क्योंकि पटना है, बहुत से लोग बाहर रहते हैं। एक तो कारण ये समझ में आता है, क्योंकि अगर उतने लोग वहां हैं, और क्योंकि मैं इसको ये भी मान रहा हूं कि जनजी का एक तरह से वो रेफरेंडम भी है, वो यूथ इतनी जल्दी अगर यहां से वहां शिफ्ट हो रहा है तो ये तो अजीब सी बात है। ज्ञानेश कुमार के मतलब रहने के बाद भी मैं बहुत होपफुल हूं कि प्रशांत किशोर अगर यहां से जीत रहे हैं तो वो बिहार का, मेरे हिसाब से इस समय जो वैक्यूम है वहां पे कोई नेता नहीं है।
बीजेपी के पास कोई नेता नहीं। एक तरह से नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुके हैं, लालू यादव अपनी पारी खेल चुके हैं, तेजस्वी यादव वो वाली बात नहीं कर पा रहे हैं जो उनसे उम्मीद थी, सम्राट चौधरी नहीं है कहीं उनके आमने सामने, मतलब कि वो नहीं है। शायद प्रशांत किशोर बिहार के एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और अगर वो बिहार को जमा ले गए तो बिहार की जो एक राष्ट्रीय राजनीति में जो एक स्थान रहता था, हरदम रहता था, अब वो नहीं है स्थान। वो स्थान शायद फिर से प्रशांत किशोर वापस, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास नेता के साथ साथ एक जैसे एक ये भी है ना, एक गुण भी है उनके पास, एक कुछ है कि माहिर हैं इलेक्शन को मैनेज करने वाली चीजों के लिए। तो ये बड़ी चीज होगी। और मुझे अंतोगत्वा मुझे ये भी लगता है कि जो अभी कई लोगों को, हम लोगों को सबको ये उम्मीद है कि अभी ये तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल तो अभी कहीं होना बाकी है। उस फाइनल के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में प्रशांत किशोर जरूर आएंगे, और शायद जैसा जैसा माहौल बन रहा है उनके पास वो विपक्ष का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, अगर वो ये जीत जा रहे हैं। जी डॉक्टर कमल जी, अपनी बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे देश दुनिया की राजनीति के बारे में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। नमस्कार। थैंक यू।